आज की जो ये कहानी है ये 17 फरवरी 2025 की है और कहानी झांसी से है। यूपी में झांसी शहर है और इस झांसी में रहने वाला संदीप बधोलिया, जो कि पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके घर की है। 17 फरवरी को आम इंसान की जैसे संदीप अपने घर पे सो रहा था। सोने के बाद जैसे ही उसकी सुबह की पहर पे आंख खुलती है वैसे ही वो चौंक जाता है। उसके कमरे का नज़ारा ही कुछ ऐसा था जो देखे वो उसका ही दिल दहल जाए। उसकी पत्नी, जिसका नाम सोनाली था और शादी को महज 7 साल हुए थे, वो उसी के कमरे में पंखे से लटकी मिली। इस हालत में वो अपनी पत्नी को देखकर पहले घबराता है और फिर वो 2 नंबर डायल करता है। पहला नंबर पुलिस चौकी पे लगाता है और पुलिस चौकी पे पुलिस को ये सूचना देता है कि उसके घर पे इस तरह की भयानक वारदात हो गई है, यानी कि उसके कमरे में उसकी पत्नी कुछ ऐसी हालत में पंखे से लटकी हुई है और जहाँ पे वो मृत भी हो गई है। इसके बाद वो दूसरा नंबर लगाता है अपने ससुराल वालों को, और संदीप का ससुराल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का होता है। जैसे ही सोनाली के घर वालों तक ये फ़ोन कॉल जाता है वैसे ही सोनाली के घर वाले आनन फानन में ही रवाना हो जाते हैं झांसी की तरफ। सोनाली के माता पिता और अन्य परिजन भी आ चुके होते हैं। इधर बॉडी को पंखे से निकाला जाता है और उधर ही तमाम उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो की जाती हैं। लेकिन अब पुलिस के मन में एक शंका होती है कि इस फांसी पे, यानी कि इस हालत में सोनाली को पहुंचाने का क्या कारण था, किन कारणों की वजह से उसने ऐसा किया था। कारणों का जब पता लगाया जाता है और जब सोनाली के पति से बात की जाती है तब वो कुछ भी ठीक से बताने लायक नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सोनाली के जो माता पिता होते हैं उन्होंने जब अपने बयान को दर्ज करवाया तो पुलिस भी इसे सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है। सोनाली के माता पिता कहते हैं कि लगभग शादी 7 साल पहले हुई थी। सोनाली की शादी हमने काफ़ी अच्छे लड़के से देख सुनकर करी थी, क्योंकि जो संदीप है वो काफ़ी अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, उसके तनख्वाह वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी। इस वजह से सोनाली का रिश्ता उस घर में तय करने का उसके माँ पापा ने सोचा था। अब सोनाली की शादी जब तय हो रही थी उस समय कुछ दहेज की मांग की गई थी संदीप के घर वालों की तरफ से। लगभग 20 लाख रुपए और एक गाड़ी यानी एक कार की भी पेशकश की गई थी, जिसमें कि कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि सोनाली के फादर कर सकते थे दहेज के रूप में, उन्होंने किया। लेकिन 4 पहिया वाहन यानी कार उन्होंने दहेज में नहीं दिया था। सोनाली के माता पिता ने पहले बयान में यही बताया कि शायद उनकी बेटी परेशान होकर दहेज उत्पीड़न से ऐसा कदम उठा चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने कुछ साल पहले की बातों को बताना शुरू किया तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जब शादी हुई थी उस समय जितनी सहमति उनसे बन पाई उतना उन्होंने दहेज दिया, लेकिन कार न देने की वजह से जैसे ही सोनाली घर आती है ससुराल वैसे ही उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं उसके सास ससुर, उसके जेठ जेठानी और उसका पति भी। कई बार उसके साथ मारपीट तक की भी नौबत आ चुकी थी। एक ऐसा भी वारदात, एक ऐसा भी समय उसके साथ घटित हुआ था जब उसको जलाने की भी कोशिश की गई थी। और इस बिहाफ पे जब जैसे ही माता पिता को पता चला कि उनके बेटी के साथ ऐसी हरकत की गई है तब उन्होंने पुलिस केस भी किया था। पुलिस केस करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही लड़के के परिवार वालों ने समझौता कराकर फिर से सलोनी और संदीप को इकट्ठा करके ससुराल में खुशी खुशी रहने की रजामंदी जताई थी। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो संदीप था वो अपनी पत्नी सलोनी को मारता पीटता रहता था, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और लगातार कार की डिमांड करता ही रहता था। कई बार सलोनी अपने ऊपर हो रहे इन अत्याचारों को घर वालों तक भी नहीं पहुंचाती थी, नहीं बताती थी कि अब उसकी शादी हो गई है और उसके पिता कितना ही करेंगे। तो कई बार वो ऐसे झगड़े लड़ाई खुद
झेलने के बाद, खुद इतनी परेशानियां, तंगी सहने के बाद भी मुस्कुराती हुई ही अपने माता पिता को मिलती थी। लेकिन शादी 27 फरवरी 2017 को होने के बाद लगभग 7 साल कंप्लीट हो गए, सलोनी को कभी भी ससुराल वालों ने चैन से जीने नहीं दिया। सलोनी एक सभ्य परिवार की लड़की थी, इस वजह से लगभग 3 साल तक उसके साथ जो दहेज उत्पीड़न हो रहा था शादी के बाद, वो सहती रही। फिर 3 सालों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची अब लगभग 4 साल की हो चुकी है। अब ये सारा जो मामला है, इसके बाद जो संदीप है वो शिकंजे में कैसे आता है, कैसे उसने अपनी पत्नी की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा कर दी कि वो अब इस जीवन को जीने में असमर्थ हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये सुनकर आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही सलोनी के माता पिता उसके घर पे पहुंचते हैं उसकी मृत्यु होने के बाद, वैसे ही उसकी जो 4 साल की बच्ची थी उसकी देखभाल में वो जुट जाते हैं। बच्चे के साथ बातें करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसका मन बहलाने के लिए तमाम वो काम कर ही रहते हैं। वैसे ही बच्ची जो है वो बातों बातों में ही कुछ बताना शुरू कर देती है। पहली बार में क्योंकि वो जवान से लड़खड़ा रही थी, सलोनी के माता पिता को बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जब वो एक कागज और पेन लेकर एक स्केच ड्राइंग बनाना शुरू करती है, क्योंकि 4 साल के बच्चे को ड्राइंग करना पसंद होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग किया करती थी। एक ऐसी तस्वीर बना देती है जिस तस्वीर को देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस तस्वीर में एक लड़की होती है और लड़की की 2 हाथ होते हैं और गले में दाहिनी तरफ एक तीसरा हाथ होता है। अब ये तीसरा हाथ गले को कुछ दबाता हुआ सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही सलोनी के मम्मी पापा यानी बच्ची के नाना नानी ये फोटो देखते हैं, वैसे ही उससे पूछते हैं कि ये क्या बना रही हो, ये किस चीज़ की ड्राइंग बना रही हो। बच्ची कहती है कि ये मेरी मम्मी है और ये मम्मी के 2 हाथ हैं और ये तीसरा हाथ मेरे पापा का है। अब तुरंत ही माँ बाप के मन में ये सवाल उठता है कि गला दबाता हुआ एक हाथ और वो भी ये अपने पिता का बता रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी बेटी सलोनी की हत्या हुई है। अब इसके बाद तुरंत ही थाना झांसी के कोतवाली पे कॉल लगाया जाता है और तमाम वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे उन तक ये बात पहुँचाई जाती है कि उनकी बेटी सलोनी की जो मृत्यु हुई है वो कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, वो अपने मन से अपने जीवन का अंत नहीं कर सकती है, उसकी हत्या कर दी गई है। और इसके बिना पे जब कुछ अधिकारी इस पुलिस थाने से घर आते हैं तो उस बच्ची से भी अंकल के रूप में मिलकर सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। उसने जो फ़ोटो बनाई थी और उसकी माँ के साथ क्या हुआ इस बारे में भी जब पूछने की कोशिश करते हैं तो वो उन पुलिस वालों को भी यही बयान देती है कि मेरी माँ को पापा ने मारा और ये जो तीसरा हाथ है गले पे ये मेरे पापा का है। इसके बाद ही पुलिस का शक गहराता है और अब वो संदीप को धर दबोचती है। अब संदीप बधूलिया को गिरफ्तार किया जाता है और तमाम उस पे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपना जुर्म कबूल सके और उसने क्या विवशता अपने पत्नी के साथ की है वो बताए। संदीप कुछ ही देर में पुलिस के रवैये को देख करके टूट जाता है और बताना शुरू करता है। उसने बताया कि ससुराल वाले से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, वो दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान किया करता था। 14 फरवरी को उसके यानी कि सलोनी के ममेरे भाई की मामा के लड़के की शादी थी और इस शादी में सलोनी जाना चाहती थी। उसने अपने पति को भी बोला चलने के लिए यानी संदीप को, लेकिन संदीप ने मना कर दिया इन मन मुटावों की वजह से। जैसे ही सलोनी अकेली बच्ची को लेकर के शादी में शामिल होने के लिए निकलती है, उसके गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। दरअसल मामा के लड़के की जो शादी थी उस दिन उसे पहुंचना था। वो जैसे ही शादी में शामिल होने जाती है, कुछ ही घंटे कुछ ही दिन बीतते हैं, वैसे ही संदीप का कॉल जाता है और वो कहता है जिस दिन शादी होती है उसी दिन कि आज ही तुरंत वापस घर आ जाओ वरना फिर कभी घर लौट के नहीं आना। अब इधर सलोनी बहुत परेशान हो जाती है। तमाम रिश्तेदार उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने पति के और ससुराल के रवैये को पहचानती थी। इस वजह से वो अब अपने संदीप के घर पे यानी पति के घर पे पहुंच जाती है।
जब वो घर जाती है दिन में सब कुछ ठीक रहता है, सामान्य रहता है, लेकिन रात में जैसे ही वो अपने काम को ख़त्म करके अपनी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही कमरे के अंदर संदीप आता है और सलोनी से लगातार दहेज को लेकर के फिर से वही गाड़ी के डिमांड को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर देता है। झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते अब संदीप सलोनी को मारता पीटता है, उसे ज़मीन पे गिराता है, उसके गले को दबाता है, गले को तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें न उखड़ जाए। जब संदीप को लग जाता है कि सलोनी अब नहीं जीवित है, तब उसके बाद भी वो घबराता नहीं है। वो एक रस्सी का फंदा लेकर के आता है, सलोनी के गले में बांधता है और दूसरा सिरा वो पंखे में बांध देता है। तब तक लगभग सुबह होने ही वाली थी। उसके बाद वो रूम से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, कुछ घंटे में फिर वापस आता है और फिर इस साजिश को अंजाम देने का एक नया प्लान बनाता है। संदीप की जो छोटी सी बेटी 4 साल की थी, वो सभी चीज़ों को इन सारी होती हुई उसकी माँ के साथ घटना को देख रही थी। संदीप को ऐसा लगा था कि उसकी बेटी 4 साल की है, वो कुछ बता नहीं पाएगी, वो अभी सो रही है, लेकिन बच्ची सो नहीं रही थी। बच्ची ने सभी चीज़ों को ध्यान से देखा। उसकी जो रुचि थी ड्राइंग बनाने की, उसके माध्यम से उसने अपने माँ के कातिल तक पुलिस वालों को और अपने माँ के माता पिता को भी पहुँचा दिया था। लेकिन इन सभी घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो दुखद बात है वो ये है कि एक बच्ची के सर से माता पिता का साया उठ गया, वो भी एक ही रात के अंदर। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और पिता जेल में है, जो कि लगभग कभी भी छूटने के ना कगार पे हैं। और उस बच्चे की परवरिश अब रिश्तेदारी के भरोसे ही है, इवन उसके नाना नानी ही उसकी परवरिश करेंगे। तो बच्ची ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। कभी भी किसी भी लड़की की शादी करते वक्त आप सभी को भी दहेज लेने वालों को दहेज नहीं देना चाहिए और दहेज लेने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ों का लिंक खत्म हो जाएगा तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं। तो आज की कहानी यहीं तक।